हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 8 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम 8 टॉपिक के क्वेश्चन एंड आंसर को पढ़ेंगे। देखिए, तीन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, उनके आंसर भी जानेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका 28 नंबर आसानी से क्लियर हो जाए। तो अगर आप में भी ये सभी टॉपिक उपलब्ध हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकें। तो देखिए, हम इन सभी टॉपिक को पहले देख लेते हैं, कितने नंबर का पूछा जाता है, कैसे पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा संधि विच्छेद। इसके हम 3 प्रश्नों को देखेंगे। दूसरा है विभक्ति और वचन, 3 क्वेश्चन, शब्द युग्म 3 क्वेश्चन, शब्द अर्थ 3 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 3 क्वेश्चन, वाक्य संशोधन 3 क्वेश्चन, और पत्र लेखन यानी कि हम पत्र कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में, इसको भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। और कोरोना वायरस पर निबंध भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। यानी कि इन सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में क्लियर कराया जा रहा है। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा लाइक आएगा तो मैं आपको इसी तरह इंग्लिश ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो इन सभी को पढ़ने के बाद आपका 28 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। मैं आपको पहले भी कई क्वेश्चंस इसके बता चुका हूँ, इसके कई वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट जैसे देखिए क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। यानी कि महोत्सव ऊपर क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि महोत्सव का कौन सा संधि विच्छेद सही है, ये आपको इसमें बताना होता है। तो देखिए, का ऑप्शन है महोधन उत्सव, खा है महाधन उत्सव, गा है महाधन उत्सव, और घा है महोधन सभा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, महाधन उत्सव। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे और जो सही आंसर होगा उसको आपको बताना होगा। मैंने कहा कि 3 क्वेश्चन हम एक टॉपिक के पढ़ने वाले हैं, तो सभी के हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड देखिए, सायका का संधि विच्छेद है, यानी कि इन चारों में से सायका का संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का, सैधन अकह। ठीक है, आप लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा और ये आपका सही आंसर होगा। तीसरा देखिए, कदापि का संधि विच्छेद है। का है कद धन अपि, खा है कत धन अपि, गा है कट धन अपि, और घा है कदा धन अपि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कदा धन अपि। ये कदापि का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए, संधि विच्छेद के हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो आपका 3 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, अब और भी जो मैंने वीडियोस बनाए हैं संधि विच्छेद को, उनको भी देख लेंगे, तो आपका फाइनली 100% 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, हमारा सेकेंड टॉपिक आता है विभक्ति और वचन। सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें होगा क्या, दे दिया जाएगा एक विभक्ति, यानी कि नाम दे दिया गया है। ठीक है, नाम। अब आपको बताना है इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। याद रखिएगा, विभक्त आगे लिखा जाएगा, वचन पीछे। जैसे चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, कि षष्ठी विभक्ति एक वचन है, या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, या द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। यानी कि जो नाम है ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है इसमें। ठीक है, दूसरा देखिए है नामनी। इसमें कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ठीक है, नामनी में प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, ये राइट आंसर होगा। तीसरा देखिए आपका है आत्मभ्या में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पंचमी विभक्ति बहुवचन। अब देखिए, 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, बट अगर आप लोग और भी क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं विभक्ति और वचन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ऐसे आप सभी का सर्च कर सकते हैं, संधि विच्छेद का भी, शब्द युग्म का भी, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, सब कुछ सर्च कर सकते हैं अगर आप इन 3 क्वेश्चन के आगे भी समझना चाहते हैं तो देखिए, अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है शब्द युग्म। सेम वही ऑप्शनल या ये भी रहेगा, यानी कि इसमें भी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बट होगा क्या इसमें, शब्द युग्म का मतलब 2 शब्दों का जोड़ा। ठीक है, जैसे देखिए कपट कपाट। अब आपको बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। नीचे दिया गया है आपको सही अर्थ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से सिर्फ 1 सही है। याद रखिएगा, कपट का जो अर्थ होगा वो पहले लिखा होगा। ठीक है, जो पहले है उसका अर्थ पहले, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में। जैसे देखिए, कपट और कपाट का सही अर्थ क्या होगा, तो का है कप और प्लेट, खा है किवाड़ और खिड़की,
गा है धोखा और दरवाज़ा, और घा है पर्दा और किवाड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, धोखा और दरवाज़ा। यानी कि कपट का मतलब होता है धोखा और कपाट का मतलब दरवाज़ा। तो कपट कपाट का अर्थ क्या होगा, धोखा और दरवाज़ा। ठीक है। दूसरा देखिए, धरा और धारा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। धरा का मतलब होता है पृथ्वी और धारा का मतलब होता है पानी का प्रवाह। तो पृथ्वी और पानी का प्रवाह। ठीक है। तीसरा देखिए, सुगंध सौगंध, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो का है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर गा। सुगंध का मतलब होता है महक और सौगंध का मतलब होता है शपथ। तो महक और शपथ ये राइट आंसर होगा। तो दो शब्दों का जोड़ा रहेगा। ठीक है, उसका सही अर्थ आपको बताना है। तो ये था आपका शब्द युग्म। अब अगला टॉपिक हमारा आता है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का मतलब क्या होता है, जैसे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसमें होगा कि जैसे आँख है, इसको और हम क्या कह सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं। आँख को आप कह सकते हैं चक्षु, ठीक है, नयन, इन सब के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। या आप कह सकते हैं इंद्रिय। तो ये तीनों आप आँख को कह सकते हैं। तो पर्यायवाची शब्द जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे ही आपको इसमें लिखना होता है पर्यायवाची शब्द। जैसे काल, काल का मतलब होता है समय। ठीक है, इसको समय भी कह सकते हैं, मृत्यु भी कह सकते हैं, तुम्हारा काल नज़दीक है। ठीक है, यमराज भी कह सकते हैं, उसके बाद में अकाल भी कह सकते हैं। तो काल को हम इतने नामों से कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। तीसरा देखिए पतंग। पतंग को हम सूर्य भी कह सकते हैं। पक्षी, इसका पर्यायवाची शब्द होगा सूर्य, पक्षी, पारा, नौका और विष्णु। इतना आपको नहीं लिखना है, एक दो लिखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इस प्रकार से इसको आपको लिखना है। पांचवा देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये तो आपको पता होगा, जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वैसे इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि देखिए, जैसे है जो कहा ना जा सके। देखिए कई वर्ड है बट उसको आपको एक शब्द में उसका आंसर देना है। जैसे तो जो कहा ना जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं अकथनीय। अकथनीय, जो कहा ना जा सके उसे हम कह सकते हैं अकथनीय एक शब्द में। ऐसा रोग जिसका इलाज संभव ना हो उसे हम कह सकते हैं असाध्य, असाध्य रोग। ठीक है, यानी कि असाध्य आप कह सकते हैं। ऐसा रोग जिसका इलाज संभव ना हो उसे हम कह सकते हैं असाध्य। तीसरा देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, ईश्वर या वेदों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, तो उसे हम लोग कह सकते हैं आस्तिक। ठीक है, और ईश्वर या वेदों में विश्वास ना रखने वाला व्यक्ति, उसे हम कह सकते हैं नास्तिक। ठीक है, समझ में आया। तो ये तीनों आपके वाक्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे। इसके मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। सभी टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब देखिए फर्स्ट देखिए, अगला है हमारा वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब जैसे इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स, इसमें होगा क्या, वाक्य है ये, इसमें कोई कुछ मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ होंगी, उसको सुधार कर आपको सही रूप में लिखना है। जैसे देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखिए, सीधा सीधा लिख दीजिए, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। ठीक है, संभव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, जैसे दूसरा देखिए समझ में आ जाएगा, तुम मेरे से मत बोलो। ये कैसा वर्ड है, ये कैसा वाक्य है, तुम मेरे से मत बोलो, या आप कह सकते हैं तुम मुझसे मत बोलो। ठीक है, देखिए सेम वही अर्थ निकल रहा है बट उल्टा सीधा लिखा हुआ है थोड़ा, तो उसको सही कर दीजिए। ठीक है, तीसरा देखिए है हमारा सुमन राजे तीसरा सप्तक की कवित्री हैं। सुमन राजे तीसरा सप्तक की कवित्री हैं, इसमें गलती क्या है, तो देखिए इसमें गलती सिर्फ एक ही वर्ड में होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सुमन राजे तीसरा सप्तक, इसमें तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, की में भी कोई गलती नहीं है, पर कवित्री जो लिखा जाता है वो इस तरह लिखा जाता है। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कवित्री इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, और हैं आपका ऐसे रहेगा। तो कवित्री, उज्ज्वल, कुछ इस प्रकार के वर्ड्स जो हैं इनमें गलतियाँ ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो ये था आपका वाक्य संशोधन। अब हमारा अगला टॉपिक है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन यानी कि पत्र हम कैसे लिखें वो भी ट्रिक से, और बिल्कुल सही तरीका, यूनिक तरीका मैं बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पानी की समस्या का निराकरण के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखिए। अब पत्र अगर आप लिख रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा, किसी ना किसी टॉपिक पर आप लिखेंगे पत्र। तो यहाँ पर क्या है, पानी की समस्या है जिसको दूर करने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए
पत्र लिखते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर सेवा में। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको सिर्फ देखते चलना है। सेवा में, ठीक है। अब आपको लिखना है श्रीमान निदेशक, श्रीमान निदेशक, क्योंकि आप लिख रहे हैं जल की जो आपूर्ति है, पानी की समस्या है उसके लिए, तो आपको लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ मेरठ। ठीक है, आप जिस ज़िले से हैं उसका नाम लिख सकते हैं। तो मेरठ जल बोर्ड, देखिए जल बोर्ड को हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि जल की समस्या है, जल बोर्ड मेरठ। ठीक है, तो मेरठ जल बोर्ड मेरठ को हम पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने मेरठ यूज किया है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखनी होती है, विषय, यानी कि आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, आपका कारण क्या है। ठीक है, किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं। तो ये हम लिख रहे हैं पेयजल अधिकारी, पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति। ठीक है, जलापूर्ति आप लिख सकते हैं, यानी कि जल आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिए विषय हमारा क्या है, पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र। अब देखिए आपको इस सेवा में के सीधे नीचे, ठीक नीचे आपको लिखना है महोदय। ठीक है, यहाँ पर लिखना है। अभी देखिए थोड़ा सा और लिख दीजिए, यहाँ पर आप पता लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि हम मान लीजिए रहते हैं संजय नगर में, तो हम लोगों ने लिख दिया संजय नगर, पांडव नगर। ठीक है, संजय नगर में पांडव नगर है एक नगर, मेरठ। ठीक है, अब तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिख रहे हैं नगर फगर, तो ये क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं, यानी कि हम किसी एक ज़िले का नाम हमने ले लिया है, वहाँ के कुछ जो हैं उनका हमने नाम लिया है। ठीक है, आप जहाँ से हैं उसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ बताना है कि पत्र लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उसी विषय पर आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमें लिखना है महोदय, महोदय ठीक नीचे सेवा में श्रीमान के। ठीक है, सेवा में, तो महोदय। अब आपको नीचे से स्टार्ट कर देना है, मैं आपका। ठीक है, आपका लिखिएगा, आपका ध्यान संजय नगर, हम संजय नगर से हैं तो संजय नगर लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब हम नहीं हैं, जैसे हमने संजय नगर लिया है। ठीक है, पांडव नगर, पांडव नगर मेरठ में, हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं। ठीक है, मेरठ में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति। ठीक है, जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। ठीक है, कराना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है। समस्या हम लिखते हैं, इस क्षेत्र में प्रातः यानी कि सुबह केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। ठीक है, नलों में पानी आता है। ठीक है, समस्या बताया जा रहा है कि 35 मिनट ही यहाँ पर नल में पानी आता है। अब देखिए क्या है, हमें क्या लिखना है, सायंकाल ठीक है, पेयजल की आपूर्ति, जो आपकी समस्या है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, यानी कि पेयजल की भी पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, अनियमित है। ठीक है,
कई बार, ठीक है, शाम को दो दो दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती, यानी कि पानी की जो सप्लाई है कई बार दो दो दिन नहीं होती, ठीक है, आपूर्ति नहीं होती, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए आपका जो भी है टॉपिक उसको आपको लिख देना है, ठीक है। इससे पूर्व भी, अब आपको कुछ और आगे लिख देना है थोड़ा सा, इससे पूर्व यानी कि इससे पहले भी अनेक बार स्थानीय, ठीक है, अधिकारियों को मैं इस समस्या, ठीक है, इस समस्या, जो भी समस्या सब कुछ आप लिखिए, कोई जरूरी नहीं यही लिखें, आप बदल कर लिख सकते हैं, जो आपकी समस्या उसके बारे में बताइए, ठीक है। इस समस्या से अवगत करा चुका हूँ, ठीक है, परंतु स्थिति जो यहाँ की कंडीशंस हैं वो में कोई सुधार नहीं हुआ है, परंतु यहाँ की जो अवस्था है, कंडीशन है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। अब देखिए आगे आप लिख दीजिए अतः आपसे प्रार्थना है, आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र, ठीक है, में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु ठीक है, उचित कदम उठाने की कृपा करें, उचित कदम उठाने की कृपा करें, ठीक है, समझ में आया। अब आपको लिख देना है मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी, ठीक है, रहेंगे, यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए आपको लिख देना लास्ट में धन्यवाद, यहाँ पर आपका जो खत्म हो जाता है लगभग धन्यवाद लिख देना है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है सिग्नेचर कर देना है, आपको लिखना है यहाँ पर भाव दिए, फिर आपको सिग्नेचर कर देना, आपका अपना हस्ताक्षर कर देना है, हस्ताक्षर, ठीक है। नाम लिख देना है जहाँ से आप हैं, संजय नगर, अपना नाम लिख देना है, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं संजय कुमार, ठीक है। अब कहाँ से हैं आप उसको लिख देना है, नीचे संजय नगर, पांडव नगर, मेरठ, ठीक है, मेरठ। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना होता है। यहाँ पर हम भौतिक हस्ताक्षर मैंने लिख दिया, नाम लिख दिया, बट नाम आपको अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो नहीं लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर पता, तो ये सब आपको इस प्रकार से लिखना होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि सेवा में जिनके पास आप लिख रहे हैं उनका नाम, विषय आपको जरूर लिखना है, विषय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस विषय पर आप लिख रहे हैं, फिर महोदय करके आपको अपनी पूरी समस्या यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और लास्ट में धन्यवाद करके आपको नाम और पता दे देना है। तो इस प्रकार से आपको आवेदन पत्र लिखना होता है। तो देखिए किसी भी निबंध को लिखने से पहले सबसे पहले हमें लिखना होता है प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना किसके बारे में, जिसका हम निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है।
देखिए जैसे यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। प्रस्तावना में हमें यही लिखना है, कोरोना वायरस के निबंध में किसी भी निबंध को लिखते समय आपको प्रस्तावना में लिखना है कि क्या है ये, ठीक है, किस प्रकार से है। तो देखिए कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला, ठीक है, यानी कि चीन में एक वुहान राज्य है जिससे कोरोना वायरस फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट, ठीक है, एक पशु मार्केट था, उससे निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। यानी कि कहा गया है कि कोरोना वायरस जो है ये हमें पता ही नहीं चला कहाँ से आया, लेकिन कहा जाता है कि चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस फैला और वो समुद्री बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैलकर लाखों लोगों को जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। आगे देखिए इसको घोषित कब किया गया कि ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। तो देखिए 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO एक संस्था है, ठीक है, जिसने नए वायरस कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा, इसको आप लिख देंगे तो और भी अच्छा है। तो 7 जनवरी 2020 को चीन ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले प्रस्तावना में आपको ये लिखना है, ठीक है, ऐसे सीखते रहिए एक एक हेडिंग को। दूसरा हमारा है कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ठीक है, हमने जाना कोरोना वायरस कहाँ से आया, किस प्रकार से आया प्रस्तावना में। अब हमें समझना है कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। तो देखिए कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। यानी कि जो कोरोना वायरस है वो अगर कोई संक्रमित मरीज है कोरोना वायरस से तो उसके छींकने से जो है कई लोगों में फैलता है, क्योंकि ये एक संक्रामक रोग है, ठीक है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है, ठीक है। यानी कि कोरोना वायरस का कोई संक्रमित मरीज है, उसकी थूक को अगर आप छूते हैं, उसको अपने मुंह में, हाथ में, नाक में, चेहरे में कहीं भी लगाते हैं तो ये आपके भी फैल सकता है, आप में भी, ठीक है। तो कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। यानी कि जो कोरोना वायरस है ये मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए ही 14 दिन तक एक्टिव रह सकता है, ठीक है, कोई भी लक्षण भी नहीं दिखेगा। आगे देखिए अभी हम इसके लक्षण को भी जान लेते हैं कि कैसे पहचाने कि किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ लक्षण दिखते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए तेज बुखार, यानी कि जिसको कोरोना वायरस होगा, तेज बुखार, गले में दर्द, कभी खत्म ना होने वाली खांसी, यानी कि खांसी उसको लगातार होती रहेगी, जल्दी खत्म नहीं होगी, और सांस लेने में तकलीफ होती है, यही जो है इंपॉर्टेंट लक्षण है इसके, ठीक है। अब आगे देखिए अंत में या फेफड़ों को कमजोर बना देता है, यानी कि धीरे धीरे जब आप बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, आपको तेज बुखार, गले में दर्द होगा, जुकाम होगा, तो ये धीरे धीरे जो है फेफड़े को कमज़ोर बना देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि फेफड़े से ही सांस लेते हैं, तो फेफड़े में जब इसको कमज़ोर बना देगा तो क्या होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी। या शरीर के दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। फाइनली अगर देखें तो कोरोना वायरस के लक्षण में तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये मुख्य हैं। और ये जो है आपका था कोरोना वायरस के लक्षण, यानी कि कैसे पहचाने। आगे देखते हैं हम, आगे देखिए कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय, यानी कि हम कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं अगर हम कुछ जो है वो कंडीशंस को अपनाएं। देखिए स्वयं को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार हाथ धोने चाहिए। यानी कि हमें कोरोना वायरस से बचना है तो हमें 20 सेकंड तक बार बार हाथ अपना धोते रहना चाहिए। हम चाहे तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि जो सैनिटाइजर हैं हाथ धोने के हाथ वाले, ठीक है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए जो है यूजफुल होगा। आगे देखिए हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह में मास्क पहन कर निकलें, यानी कि जब भी आप बाहर निकलें तो आपको मास्क पहन कर निकलना है, जिससे ठीक है। और आगे देखिए और घर आकर मास्क को साफ कर लें, यानी कि घर पर आकर उस मास्क को साफ कर लें, ठीक है। सामाजिक दूरी बनाए रखें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इस संकट की घड़ी में सभी देशों ने लॉकडाउन करने का फैसला किया है, जो कि सही उपाय है।
यानी कि लॉकडाउन में जो है आपस में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी संपर्क में नहीं आ पाएंगे, जिससे एक दूसरे से कोरोना वायरस फैलने का जो खतरा है वो कम रहेगा। ठीक है, तो समझ में आया। स्वयं को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए 20 सेकंड तक आप बार बार हाथ धोएं। उसके बाद में हैंड सैनिटाइजर भी आप कर सकते हैं। घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनें। मास्क जब पहन कर जाएं घर तो फिर से उसे साफ कर दें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ठीक है, और इसके लिए जो है लॉकडाउन को भी किया गया है। आगे देखिए, कोरोना वायरस ने सबसे पहले किस पर वार किया? वो चीन पर। तो कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार कब हुआ? कौन सा व्यक्ति पहले मरा? तो 11 जनवरी सन 2020 को चीन के 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी। ठीक है, जिसने वुहान के पशु मार्केट से सामान खरीदा था। यानी कि एक आदमी था जिसने चीन के वुहान शहर से, ठीक है, वुहान राज्य से जो है पशु बाजार से सामान खरीदा था। उसी 11 जनवरी 2020 को उसी 61 वर्षीय आदमी की जो है मौत हो गई। क्यों? क्योंकि उसने वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा था। ठीक है, आगे देखिए, 16 जनवरी को एक दूसरी मौत की खबर आई। 16 जनवरी को भी दूसरी मौत की खबर आई। इसी तरह पता चल गया कि कोरोना वायरस जो है फैल चुका है। इसी तरह देखते ही देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अमेरिका, भारत सहित इटली आदि देशों को अपने पंजों में जकड़ लिया। यानी कि उसके 16 जनवरी को जब दूसरी मौत की खबर आई, इसी तरह धीरे धीरे सभी देश जो है, कुछ और देशों में भी ये कोरोना वायरस फैलने लगा, जिसका नाम मैंने नीचे दे रखा है। ठीक है, आज हो सकता है कि और भी देश कुछ ग्रसित हो गए हों। आगे देखिए, इससे निपटने के लिए कुछ खोज किए जा रहे हैं। कौन सी खोज? पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुटी हुई है। यानी कि जो ये पूरी दुनिया है जिसमें कोरोना वायरस फैला है, उसमें जो है पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई ना कोई वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये एक वायरस है। ठीक है, लेकिन कोई सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। कोशिश तो हो रही है लेकिन अभी सफल नहीं हुए हैं बनाने में। दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स इसकी खोज के लिए दिन रात लगे हुए हैं। यानी कि जो वैज्ञानिक और डॉक्टर्स हैं वो इसकी खोज के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि संस्थाएं भी प्रयत्नशील हैं। यानी कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो संस्थाएं हैं वो भी कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने में लगी हुई हैं। देखिए, इसके बाद हमें हेडिंग डालना है कि लॉकडाउन में भारत की पहली पहल। यानी कि भारत ने लॉकडाउन कब लागू किया? ठीक है, क्यों लागू किया? तो देखिए क्या हुआ। 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, के नेतृत्व में भारत में लॉकडाउन की घोषणा की। तो यानी कि 21 मार्च को नरेंद्र मोदी जी ने भारत में लॉकडाउन घोषित किया। क्यों किया? सारे देश में धारा 144 भी लगा दी गई। ठीक है, दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद कर दिए गए ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ें, दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट ये सभी बंद कर दिए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी संपर्क में ना आए और कोरोना वायरस ज़्यादा ना फैले। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए के कारण संक्रमित लोगों की मृत्यु दर में कमी आई। यानी कि सामाजिक दूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ठीक है, उसका पालन लोगों ने किया, जिससे लोगों की मृत्यु दर में कमी आई। ठीक है, तो लॉकडाउन क्यों किया गया, कब किया गया? तो 21 मार्च को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में लॉकडाउन हुआ। सारे देशों ने 144 धारा लगा दी। दुकानें, दफ्तर, रेस्टोरेंट, स्कूल, होटल सब बंद कर दिए गए और इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए सामाजिक दूरी जो की गई, उससे जो है संक्रमित लोगों की मृत्यु में कमी आई। लास्ट हमारा जो है आता है हेडिंग, वो होता है उपसंहार। चाहे जो निबंध आप लिखेंगे लास्ट में आपको उपसंहार और स्टार्टिंग में प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, उपसंहार में देखिए, देखा जा रहा है जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज़ में कोरोना वायरस का प्रकोप है। यानी कि जहां पर मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है वहां पर भी हर एक वस्तु में कोरोना वायरस का प्रकोप है। ठीक है, तो देखिए, कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। यहाँ पर जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज को रखा गया है वहाँ पर भी जो वस्तुएं हैं उनमें भी कोरोना जो है इसीलिए जो है हर एक, ठीक है, तो ये जो है इसका कारण है। भारत की जनता को चाहिए कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई हिदायतों, ठीक है, जो उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें और अपने परिवार की और अपनी रक्षा करें। ठीक है, तो उपसंहार में आपको यही लिखना है कि जहां मरीज हैं वहां पर भी जो कपड़े हैं, वस्तुएं हैं, उनमें भी कोरोना है। हर जगह कोरोना हो रहा है, इसीलिए भारत की जनता को चाहिए कि वो सरकार द्वारा दी गई निर्देश या हिदायतों का पालन करें। ठीक है, जो कुछ मैंने बताया
उसका पालन करें। तो ये था कोरोना वायरस पर निबंध। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।